Good evening to all. Myself, Siddharth Mehan, Coordinator IQAC, ISF College of Pharmacy and Autonomous College, Moga, Punjab, India. We heartily welcome you all in ISFCP webinar, and today we feel honored and proud to have with us Professor Dr. Y.K. Gupta sir. Dr. Y.K. Gupta is President AIMS Bhopal and AIMS Jammu, former Dean Academics and Head Department of Pharmacology, AIMS New Delhi, Vice Chairman, Standing National Committee on Medicines and Healthcare Product, Government of India, and Principal Advisor, India Strategy Development, Global Antibiotic Research and Developmental Partnership, GARDP. Sir, we welcome you in ISFCP webinar series. Today we thank you, sir. Today we have our special guest and moderator, Professor and Director Dr. GD Gupta sir. We welcome you, sir, to further proceeding the session. Now I request Dr. GD Gupta sir. Sir, please. Thank you very much, Dr. सिद्धार्थ मेहन जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के बहुत ही योग और शिक्षा, हेल्थ, एकेडमिक एवं अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के अनुभवी वैज्ञानिक हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता सर. मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और स्वागत करता हूं. जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ISFCP वेबिनार सीरीज. इस वेबिनार के तहत लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं. शिक्षा एक बहुत बड़ा संकल्प है ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी का. इसके साथ ही रिसर्च भी बहुत बड़ा संकल्प है ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी का. लेकिन बहुत से अनगिनत ऐसे प्रश्न हैं जो लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उनके आंसर नहीं मिलते. इन्हीं को देखते हुए इस वेबिनार सीरीज का प्रारंभ किया है सर. तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व के सामने ये पहला वेबिनार ISF सीरीज का हम कर रहे हैं. तो मैं थैंक्स करता हूं सर आपका और बहुत बहुत स्वागत करता हूं. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोविड काल में भारत देश ने हेल्थ प्रोफेशन एवं फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम कमाया है. उसका कारण ये नहीं कि सिर्फ हम दवाइयां दे रहे थे, वैक्सीन को हम कई देशों तक पहुंचा चुके हैं. इतना बड़ा संकल्प और इतनी बड़ी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हमारा हेल्थ प्रोफेशन है जो लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ देने की ताकत रखता है. लेकिन इसके बाद भी सर मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न है, जो कि मेरे भी मन में कई बार, एक पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट होने के बाद भी जब प्रिस्क्रिप्शन को देखता हूं तो बहुत सारे मन में प्रश्न आते हैं. क्या ये प्रिस्क्रिप्शन ठीक है? जो दवाइयां लिखी हैं वो ठीक हैं या ठीक नहीं है? कई बार पढ़ने में आती हैं, नहीं आती हैं. तो मेरे मन की जिज्ञासा अगर है तो मैं चाहता हूं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके मन में भी जिज्ञासा होगी कि नो योर प्रिस्क्रिप्शन. तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार. डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर GD गुप्ता, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा, डॉक्टर सिद्धार्थ जो कि इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, और मिस्टर प्रवीण गर्ग जो इस संस्था के संचालक हैं. मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, और मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं पहला प्रोग्राम में भाग ले रहा हूँ. आपने ये जो एक मुहिम छेड़ा है कि आप एक सीरीज वेबिनार की करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, फार्मासिस्ट को और यहाँ की आम जनता को दवाइयों के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में
स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, और भी दिन दिन में या आपके जो जीवन में समस्याएं किसी भी वजह से आएंगी, उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो आपका जो एक कैनवस है इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि 365 जो वेबिनार आपने सोचे हैं वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि आप 3000 भी वेबिनार करेंगे तब भी ये सीरीज चलती रहेगी, जैसे कि टीवी में सीरीज चलती है। आपने आज एक महत्वपूर्ण चीज पे शुरुआत करी, प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है, क्यों होता है, क्या इससे इसमें होना चाहिए, इसको समझना क्यों जरूरी है। तो मैं इसके बारे में पहले ये कहना चाहूंगा, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमको ये समझना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ सिर्फ कागज नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन इज ए कम्युनिकेशन फ्रॉम डॉक्टर टू पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। द प्रिस्क्रिप्शन RX जो लिखता है डॉक्टर, अगर हमने जब पूछा तो 90% लोगों को ये नहीं पता कि RX होता क्या है, सिंबल है या RX कुछ होता है। तो RX, R इज रिसीव, प्रोसाइब मीन्स यू टेक। अब जब हमने पूछा यू टेक, भाई कौन, लोगों ने कहा मरीज। नहीं, मरीज नहीं, यू मतलब फार्मासिस्ट को डॉक्टर ऑर्डर दे रहा है, यू टेक द फॉलोइंग मेडिसिन जो उसके नीचे लिखी होती हैं। और ये जो एक्स होता है, ये एक्स नहीं है, ये एक ओब्लिक लाइन है आर के डंडे के ऊपर। दिस इज द सिंबल ऑफ गॉड जुपिटर, विच इज द considered to be god of health. So a doctor is writing on with the prayer to god of health and ordering to the pharmacist that you take the following medicines or ingredients. This is the RX. ये जरूरी नहीं है लीगली कि RX कोई लिखे, आप कुछ भी साइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। That देन उसके बाद में वो दवाइयों के नाम लिखता है, उसके आगे डोज लिखता है, उसके आगे लिखता है कितने दिन तक लेनी है और कैसे लेनी है। ये सब लिखने के बाद में 1 2 3 4 दवाइयों को लिखा जाता है। यूजुअली दवाइयों को जेनेरिक दवाइयों में लिखे जाते हैं, जो कि लेकिन अगर डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयों के नाम लिखता है तो वो भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन अच्छा प्रिस्क्रिप्शन वो होता है जिसमें कि बीच में जेनेरिक ड्रग भी लिखी हो। इसके बाद में डॉक्टर एक उसको इंस्ट्रक्शन लिखता है कि ये दवाई कैसे देनी है। उसके बाद कन्वेंशनली ये प्रिस्क्रिप्शन जाता है, मरीज ले जाता है फार्मासिस्ट के पास, जो आजकल हम जिसको केमिस्ट के यहाँ होते हैं। केमिस्ट भी फार्मासिस्ट से संचालित होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, और फार्मासिस्ट उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये दवाइयां हैं और इसको ऐसे लेनी है, इतने दिन तक लेनी है, और मरीज उसको समझता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, अगर मरीज ने पूरी तरह से अपने प्रिस्क्रिप्शन को समझ लिया तो वो सही दवाइयां सही मात्रा में सही ड्यूरेशन पे लेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन को वो समझ नहीं पाता ठीक से, और समझ नहीं पाता तो दवाइयां गलत हो सकती हैं, डोज गलत हो सकती है, उसकी अवधि ड्यूरेशन गलत हो सकता है, और इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।
इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर या मेडिकेशन एरर। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण डॉक्टर की हैंडराइटिंग। अक्सर देखिए डॉक्टर इतना बिजी होता है कि इतना जल्दी लिखता है, या उसकी राइटिंग ही खराब है, उसके पेरेंट्स ने कभी गौर ही नहीं किया, टीचर ने मारा, उसने अपनी राइटिंग सुधारी नहीं। उसकी राइटिंग तो उसकी पत्नी, उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं पढ़ पा रही, बॉयफ्रेंड भी नहीं पढ़ पा रहा। तो ऐसी हैंडराइटिंग में उसने दवाई के नाम लिखे जो कि प्रिस्क्राइब, जो कि केमिस्ट भी चकरा गया। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मरीज क्या समझेगा? तो जो प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है वो मूल रूप से ठीक नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में अब प्रिस्क्रिप्शन को इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन पे उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई आप टाइप करो तभी प्रिस्क्रिप्शन वैलिड माना जाएगा। हिंदुस्तान में अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। दूसरी चीज, डॉक्टर ने ठीक से ड्यूरेशन नहीं लिखा कि भाई इसको 7 दिन तक लेना है या 6 महीने खाना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में अगर हमने प्रिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये 3 महीने या 6 महीने तक खाना है, या 3 महीने के बाद आपको दिखाना है, 1 महीने के बाद आपको आके दिखाना जरूरी है, तो मरीज अक्सर 15 दिन के 20 दिन के बाद जब उसके सिम्टम्स बंद हो जाते हैं तो वो आके दिखाने की जरूरत नहीं समझता। नतीजा, आज हम ट्यूबरकुलोसिस, रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे हैं क्योंकि लोगों ने सोचा कि इलाज हमारा अब क्या करेंगे करके छोड़ दिया। तीसरा, अगर उसने लिखा है कि भाई ये 4 दिन तक दवाई खानी है, एंटीबायोटिक 7 दिन खानी है, 2 दिन के बाद उसने कहा अब हम क्या करें, खा के पैसे खत्म, मरीज की हालत पहले से बेटर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस समय एक साइलेंट पेंडेमिक बन गया। अगर मरीज को अगर डोज डॉक्टर ने ठीक से नहीं समझाई और उसको ठीक से नहीं बताया गया तो सुबह की जगह वो शाम को खा रहा है, कभी वो पानी के साथ खा रहा है, कभी खाली पेट खा रहा है, उससे उसको नुकसान हो सकता है। ये सब अल्टीमेटली क्या करता है? एक मेडिकेशन एरर। दूसरा, नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस मीन्स जो डॉक्टर कह रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पेशेंट एडहेरेंस, मतलब आपके प्रिस्क्रिप्शन को वो कितना एडहेयर कर रहा है कि आपने 6 महीने के लिए दिया तो 6 महीने तक वो खा रहा है या 1 महीने के बाद छोड़ रहा है, 3 दिन के लिए कहा तो 1 दिन के बाद खा रहा है या छोड़ रहा है। पेशेंट एडहेरेंस और पेशेंट कंप्लायंस ये कंप्रोमाइज होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर 2 दवाइयां वो खा रहा है और एक पहले खा रहा है एक बाद में से खा रहा है तो इन दवाइयों में इंटरेक्शन, मतलब 2 दवाइयों में एक दूसरे में भिड़ंत हो सकती है और ये इंटरेक्शन नुकसान भी कर सकता है। कई बार अगर हमने मरीज को दवाई से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये नहीं एक्सप्लेन किया तो अगर उसको साइड इफेक्ट हुए तो वो घबरा जाएगा और उसको ये भी नहीं पता कि हम दवाई बंद करें या चालू रखें। एक सीधी सी बात, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में एक दवाई होती है रिफेम्पिसिन, उससे खाने के बाद में पेशाब का रंग ऑरेंज कलर का हो जाता है। बड़ा नॉर्मल है क्योंकि वो पेट में जाकर के शरीर में जाके बदलती है, मेटाबोलाइज होता है और यूरिन का रंग ऑरेंज कर देती है। इससे कुछ मतलब नहीं है कि बॉडी में कोई नुकसान हो रहा है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि रिफेम्पिसिन आपने खाई है। और अगर उसका ऑरेंज यूरिन नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसने रिफेम्पिसिन नहीं खाई, यहां तक। लेकिन अगर हमने ये मरीज को नहीं बताया तो वो बेचारा घबरा के रिफेम्पिसिन खाना बंद कर देता है, रेजिस्टेंस की समस्या होती है। तो अगर हम मूलभूत से देखें तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज को अपना प्रिस्क्रिप्शन जानना चाहिए, समझना चाहिए और ये उसका मूलभूत अधिकार है।
ये समझाना डॉक्टर का और फार्मासिस्ट का कर्तव्य है, लेकिन अक्सर ये नहीं होता। हम जीवन में देखते हैं कि बहुत से पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके हमारे पास आते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब हमको ये बता दीजिए कि इसमें लिखा है, हमको समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर ने तो इतनी जल्दी में लिख दिया, बहुत भीड़ थी, उनको समय नहीं था, तो कितने दिन तक खाना है, कैसे खाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आएगा कि साहब ये दवाइयाँ ले ली, देख लीजिए कि ये फार्मासिस्ट ने दवाइयाँ ठीक दी हैं प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से या नहीं दी, क्योंकि हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे इसको। फिर वो कहेगा साहब हमको तो जुकाम हो रहा है, डॉक्टर ने 4 दवाइयाँ लिख दी हैं, कैसे खानी है। इसलिए भी प्रिस्क्रिप्शन को उसको बताना जरूरी होता है। इसलिए कई बार इसमें सोचा गया कि कैसे किया जाए। इसके लिए एक प्रोग्राम भी एंटरप्रेन्योर ने, जो कि एक आईआईटी के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, एक स्टार्टअप ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका उन्होंने नाम रखा है वैद्या RX प्रोग्राम, VAIDYARX.com। ये प्रोग्राम का नाम है KYP, नो योर प्रिस्क्रिप्शन। इसका उद्देश्य उन्होंने क्या रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है इसका, और आईआईटी दिल्ली के अंदर स्टार्टअप ने। इसमें हम जो मरीज है वो अपना प्रिस्क्रिप्शन की फोटो खींच के उसको बड़ी आसानी से अपलोड कर देता है। अपलोड करने के बाद में बैक एंड में जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स जो रिटायर्ड हैं या जो अवेलेबल हैं वो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में कोई भी क्वेरी उस मेरे मरीज की होती है वो उसको बता देते हैं कि ये दवाई है, इसको इतने दिन तक खाना है, ऐसे खाना है। इसमें वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर नहीं करते, न उसमें कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन देते हैं, वो सिर्फ एक सहायक के रूप में काम करते हैं। इससे मरीज को पूरे समझ में आ जाता है, कंप्लायंस बढ़ जाती है, और अगर इसको पढ़ने से फार्मासिस्ट को या बैक एंड में डॉक्टर को ये लगता है कि इसकी डोज शायद गलत हो गई है, 2.2 की जगह पे पॉइंट लगाना भूल गए हैं, 2 हो गया है, या डाइजीन की जगह लिखी डाइजीन है और उसने डिजॉक्सिन केमिस्ट ने दे दी है, जो कि भयंकर नुकसान हो सकता है। दोनों अलग अलग तरीके हैं, स्पेलिंग एक सी है, या एक दवाई और तीसरी दवाई सिमिलर टाइप की हो गई हैं जिससे कि वो नुकसान कर सकती है, या उसमें ड्रग इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो ये प्रोग्राम में जो बैक एंड में हमारे फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं करते, वो उस डॉक्टर को बताते हैं कि क्या आप इसको रिव्यू करना चाहेंगे, जिससे कि डॉक्टर को भी फायदा कि उसके प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी पॉसिबल एरर है वो उसने पहले ही बता दिया, जो पेशेंट है उसको भी फायदा कि उसको पूरी समझ में आ गई, और हमारे पूरे मेडिकल साइंस का भी फायदा कि हमारे मेडिकेशन एरर, ड्रग इंटरेक्शन रुक गया, और पेशेंट कंप्लायंस और पेशेंट एडहेरेंस हुआ। इसमें एक बड़ा फायदा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो संभावना है उसमें भी फायदा हो रहा है, और साथ साथ में जो रेजिस्टेंस हमारे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है उनमें ठीक होगा, खास तौर से उनमें जैसे डायबिटीज में है। अगर डायबिटीज में अगर कोई मरीज पूछता है कि साहब मेरे को डायबिटीज की दवाई आज मैं खाना भूल गया, तो मैं अब क्या करूं, डॉक्टर को मिलाएगा फोन, तो डॉक्टर कहेगा पहले मेरी 500 रुपए फीस, तब मैं इसके बात करूंगा। वो भी सही है, उसके पास वक्त भी नहीं है, कहते क्या यार एक सवाल के लिए हमको फोन मिला रहे हो, हमारे पास आ रहे हो। इसको बताने के लिए वो इसमें फोन कर सकता है और वो बता सकता है कि भाई अगर तुमने खाना नहीं खाया और तुम दवाई ले रहे हो तो इससे नुकसान हो सकता है।
लेकिन अगर भूल गए हो तो डबल डोज मत खाओ, उससे भी नुकसान हो सकता है। अगर एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। अगर एक आध दिन की एक्सपायरी डेट की गलती से दवाई खा ली है तो चिंता करने की बात नहीं है। तो इस तरह की जो दिन प्रतिदिन की दवाई से रिलेटेड संभावनाएं और प्रश्न होते हैं तो ये बैक एंड फार्मेसी वाले उसको मदद कर सकते हैं। इसमें फार्मेसी प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा योगदान और उनका काम है, क्योंकि ये कैसे करेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट उसमें उसने दिया, जो कि उसमें से फार्मासिस्ट को उसका 5 रुपए या 2 रुपए उसके पास चले गए और 1 रुपया उसमें इस कंपनी को चला गया जो स्टार्टअप है। तो वॉल्यूम के बेसिस पे उस फार्मासिस्ट को अपना दिमाग का इस्तेमाल सही जगह किया और उसकी थोड़ी सी आमदनी भी हो गई और हमारा फायदा हुआ कि हमारी दवाइयां सेफ, ड्रग थेरेपी हमारी सेफ हुई। तो ये कई सारे इस तरह के प्रयत्न लोग कर रहे हैं जिससे दवाइयां सेफ हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दवाइयों के बारे में इस माध्यम से कि सेल्फ मेडिकेशन। आदमी, हम लोग बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हुए जो दवाइयां हमको अपने आप नहीं लेनी चाहिए, कोई भी दवाई बिना जाने नहीं लेनी चाहिए, कुछ दवाइयों को छोड़ करके जो कि हम ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी होते हैं, कभी भी बैक पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको दवाई नहीं लेनी चाहिए कि हमको भैया पिछली बार डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी है, कोविड हुआ तो तुम ये खा लो, तुमको लगता है कोविड फिर ये खा लो। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस, उसको भी हमको रोकना चाहिए। तो ये प्रिस्क्रिप्शन को जानना, और डॉक्टर का काम है प्रिस्क्रिप्शन को साफ साफ लिखना, संकेत कम से कम लिखना। वो बीडी टीडीएस ये लिखने के जमाने खत्म हो गए। हमको यही नहीं पता बीडी का मतलब क्या है, बीड़ी है कि बीडी है, क्यों लिख रहा हूं भाई बीडी। अब उसको लिखो दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, और अगर लिख दिया है तो हमारा फार्मासिस्ट या ये प्रोग्राम के द्वारा उसको बताया जा सकता है। ये प्रोग्राम खास तौर से लॉन्ग टर्म बीमारी में बहुत काम आएगा। और इसमें एक उन्होंने और भी सुविधा दी है कि इस प्रिस्क्रिप्शन को आप 3 साल तक उनके वेबसाइट पे उसको रख सकते हैं, और कभी भी आप इसको अपने पासवर्ड के द्वारा आप अपने डॉक्टर को, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे किसी भी जगह हो, पूरा प्रिस्क्रिप्शन आप अपना निकाल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, प्राइवेसी इसमें आपके पास रहेगी। ये डेटा आपका कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, न होगा। इसलिए ये एक काफी, मुझे लगता है कि अच्छा प्रयास साबित होगा। So, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही नेक जानकारी दी और जो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपने प्रकाश डाला, निस्संदेह यह लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। मन में थोड़े थोड़े प्रश्न हैं, मैं 2-3 चीजों को एक साथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं। पहला, एक मन में एक प्रश्न है और लोगों के भी मन में होगा कि अगर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर या फार्मासिस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे देश में क्या कोई ऐसी कानून व्यवस्था है कि उसको दंड दिया जाता है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो अभी अभी आया है कि हाथ से लिखना या हम उसको डिजिटल कंप्यूटराइज कर दें, जब दूसरे देश इतना काम कर रहे हैं इसमें, तो हमारे देश में एक कौन सी एजेंसी या भारत सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आपने जो ये जानकारी दी, निस्संदेह
कि एक एजेंसी साइन क्योर मी जो कि एक प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जहां प्रिस्क्रिप्शन को 3 साल या बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी देती है। कई बार ऐसा होता है प्रिस्क्रिप्शन हम भूल जाते हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आया है कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। तो सर मैं सिर्फ 2 ही प्रश्नों को फोकस करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन की गलती की वजह से जो पेशेंट को नुकसान होता है किसी भी लेवल से हुआ हो, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, चाहे वो फार्मासिस्ट की गलती हो, तो क्या दंड का प्रावधान है? और दूसरी चीज, भारत सरकार 100% इसको हैंड राइटिंग की जगह कंप्यूटराइज या डिजिटल क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मुझे इसमें, आज हम करेंसी की बात करते हैं तो मैक्सिमम ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं और हमारे भारत देश की जनता जो कि आज जो कम पढ़ी लिखी है, नहीं भी पढ़ी लिखी है, वो लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज छोटी है तो सर तीसरा प्रश्न और जन्म ले गया है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद कहीं इसलिए तो नहीं लिखा जाता है कि पर्टिकुलर दुकान पर ही वो पढ़ा जाए। तो ये कई संदेह रहते हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें क्लियरिटी हो ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके और जो कैजुअलिटी हो जाती हैं या पेशेंट को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है इस कारण से, उससे निजात मिल सके। आपने एक बहुत डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है और जिसका सवाल कई बार कठिन होता है। क्या डॉक्टर अपनी राइटिंग जानबूझ के ऐसी लिखता है कि उसको एक केमिस्ट्री पढ़ सके? ये प्रेम पत्र तो है नहीं, कोई गोपनीय लेटर तो है नहीं। हमने आपसे बताया कि प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, केमिस्ट और एंड पेशेंट। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना, अंडरस्टैंडिंग होना बेसिक चीज है। और अगर वो जानबूझ के लिख रहा है एब्रिविएशन में, शॉर्टकट में, जो कि केमिस्ट्री पढ़ सकता है और नहीं कोई पढ़ सकता, तो ये अनएथिकल है। इसको इलीगल भी कर सकते हैं हम बाद में, और इसकी वजह से उसको नुकसान भी हो सकता है और इसका सजा का प्रावधान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। लोगों ने सजा भी दी है। ये भी हो सकते हैं कि अगर प्रिस्क्रिप्शन की वजह से नुकसान हुआ है तो इसका जिम्मेदारी भी उसमें ठोकी जा सकती है, बताई जा सकती है। ऐसा होता, हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, और मुझे अगर ऐसा कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है तो नहीं करें। अगर, इसीलिए हम कहते हैं हैंड राइटिंग कम से कम आपकी लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार दवाइयों के नाम फोनेटिकली सिमिलर होते हैं, बोलने में, लिखने में। जैसे हम आपको एग्जांपल दें सीधे, एक केस आया हमारे पास, उसको फॉलवेट, उसको फोलिक एसिड जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको देना था, विटामिन बी होता है, डॉक्टर ने लिखा, वो राइटिंग उसकी अच्छी नहीं थी और उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल गया फॉल्ट्रेक्सेट, जो मेथोट्रेक्सेट है, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, और वही रिपीट होता रहा। 3 महीने के बाद में वो विटामिन की जगह मेथोट्रेक्सेट खाता रहा और अल्टीमेटली वापस आया एम्स में दिखाने, किडनी फेलियर की वजह से। तो ये सिर्फ क्योंकि राइटिंग ठीक नहीं थी, समझाया नहीं, और उसके बाद नतीजा बेचारा मरीज को भुगतना पड़ा। ऐसे इंसिडेंट्स इस तरह से अवॉइड किए जा सकते हैं। डाइजीन की जगह अगर वो डायजापाम खाता रहे तो वो तो सोचेगा कि यार ये तो पेट का तो जलन मेरी ठीक नहीं हो रही और मेरे को दिन भर मैं सो रहा हूं, और अल्टीमेटली वो कुछ न कुछ नुकसान कर बैठेगा। तो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन अल्टीमेट सॉल्यूशन तो है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी
क्या हम सोच सकते हैं गांव में बैठा एक आदमी डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंट कहाँ से लेगा? लेकिन ये बड़े बड़े अस्पतालों में काफी जगह पे ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इसको अनिवार्य करना अभी लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स कमेटी में कंप्लेन करने के बाद में इस पे एग्जामिन किया जा सकता है। कई बार लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हुआ है और इसमें कंपनसेशन भी दिया गया है। काफी बड़े बड़े कंपनसेशन भी इसमें मिले हैं। मेडिकेशन एरर, नेग्लिजेंस की वजह से दो चीजें याद रखनी चाहिए। जजमेंट एरर, एरर क्या हुई है वो आपकी जानबूझ के या नेग्लिजेंस की वजह से हुई। अगर नेग्लिजेंस की वजह से है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर नेग्लिजेंस नहीं है, एरर जजमेंट की है, तब आपको समस्या नहीं हो सकती, वो आपका जजमेंट हो सकता है। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि या तो डॉक्टर लोग अपनी हैंड राइटिंग को बहुत सारे डॉक्टर की राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि हमको लगता है कि वाह क्या क्लैरिटी से प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, और वो होना बहुत जरूरी है अच्छे प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और निस्संदेह इससे बहुत लोगों का फायदा भी होगा। और आपने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि जब भी, इसमें आवश्यकता नहीं है कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारे आसपास कहीं भी आपको किसी ड्रग पर संदेह है तो आप एक बार रीचेक जरूर करवा लें। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। जैसा कि सर ने कहा है कि हैंड राइटिंग काफ़ी डॉक्टरों की अच्छी है, तो ऐसा ही मेरे मन में संदेह था कि डॉक्टर की राइटिंग इतनी खराब तो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उसने डिग्री की है, और जब डिग्री की है तो एग्ज़ाम भी दिए होंगे, तो निस्संदेह जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो ऐसा तो नहीं लिखा गया होगा कि आज नहीं पढ़ा जा सकता तो उस समय कैसे पढ़ा गया होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम इनको किसी लेवल पर ठीक करने की आवश्यकता है। और मेरा जो अंदर का एक जिसको अपन के अंदर से एक प्रश्न निकला था कि कहीं जान के तो नहीं लिखा जाता है, तो ऐसा मन था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक पर्टिकुलर जिसको अपन कहते हैं कि एक फार्मासिस्ट ही पढ़े। तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा ISF वेब सीरीज का चीज ये, जरूर जी कहना सर, चाहूंगा कि डॉक्टर की राइटिंग, परीक्षा उसने पास करी, इसका मतलब राइटिंग तो अच्छी थी, ठीक ही थी। अच्छी नहीं मतलब पढ़ाई में तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पे इतना दबाव हिंदुस्तान में मरीज का होता है। अगर आप सरकारी अस्पताल में देखें तो डॉक्टर को लिखने का वक्त ही नहीं है। एक डॉक्टर को 3 मिनट में अपना मरीज निपटाना होता है, तो जहां उसके पास उसी में देखना भी है, एग्जामिन भी करना है, और फटाफट प्रिस्क्रिप्शन भी लिखना है, तो इस वजह भी ये भी एक है कि उसकी राइटिंग वो चील मलौटा या उट पटांग या पढ़ने योग्य नहीं रह जाती जल्दी जल्दी में। और ये लेकिन इसमें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और काफ़ी प्रश्नों के जो संदेह थे उनको आपने अच्छी तरह से बताया। मुझे भी एक जानकारी है कि जैसे एक पूरी मेडिसिन की लिस्ट होती है जो डॉक्टर लिखते हैं, तो वो एक दो बार डालते हैं और वो आ जाते हैं, क्लिक करते साथ फिर उनको डोज वगैरह लिखनी होती है। तो आने वाले समय में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी हम इस चीज़ से निजात पाएंगे और अच्छे प्रिस्क्रिप्शन यानी कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इन्हीं शब्दों की से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने एक बहुमूल्य समय निकाल के एक जीवन के लिए, लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी, सुलभ और सरल रूप में जानकारी दी। अब मैं हमारे साथी डॉक्टर मेहन जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कह करके इस वेबिनार को
एक नई जो आज हमें दिशा मिली है, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में ISF कॉलेज की ओर से जो वेबिनार की सीरीज है, जो समाज के हेल्थ से जुड़े हुए जो भी तमाम बिंदु हैं उनसे लेकर के हम चर्चा करेंगे। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमारी YouTube पर छोड़ें, ताकि हम समय समय पर अपने वेबिनार में उनको इंक्लूड कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, respected Professor Dr. Y.K. Gupta sir, Director Professor Dr. G.D. Gupta sir, and special thanks to Chairman ISF College of Pharmacy, Shri Parveen Garg ji, for providing such platform to enlighten the topics that are available. So, हम आप सभी से आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम आपको इसी तरह से जागृत करते रहेंगे और आपके समक्ष समाज में बायोमेडिकल और हेल्थ साइंस से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।